हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर रिडॉक्स, राइट, एक्सरसाइज 4B। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज और आर पॉइंट टू नॉर्मल। ठीक है, पॉइंट टू नॉर्मल के बारे में बताना मतलब नॉर्मेलिटी ढूंढना है। तो पहले तो है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में हमें क्या पता है, इसका जो मोलर मास है वो होता है 60 ग्राम्स। और एसिटिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो है 1, क्योंकि एक ही H+ ये रिलीज करेगा, राइट। तो फिर देयर फोर अगर मैं इसके नॉर्मेलिटी की बातें करूँगा तो वो क्या होएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इज पहले तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इट कम्स आउट टू बी 1/5 विच इज़ 0.2 नॉर्मल। तो देयर फोर ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट है, राइट। तो फिर बी ऑप्शन आ जाओ, 5.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसके लिए अपने पास जो मोलर मास आता है एल्यूमिनियम सल्फेट का वो आता है 342 ग्राम्स। 342 ग्राम्स ये आ गया। फिर इसके बाद जो एन फैक्टर है, क्योंकि ये एक सॉल्ट है तो इट इज़ इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल आएगा। तो एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6, लाइक इट इज़ ईदर इक्वल टू टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज में से कुछ भी आ सकता है। फिर इसके बाद आ गया अपने पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अगेन इट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में, 5.7 ग्राम्स। इसको डिवाइड करो अपने मोलर मास से, फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम कितना है, 0.5 लीटर्स, मल्टीप्लाई बाय 6। तो इट कम्स आउट टू बी 0.2 नॉर्मल। तो बी ऑप्शन भी क्या है हमारा करेक्ट। सी ऑप्शन आ जाओ। सी ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 0.2 मोल दिया हुआ है, 1 लीटर है। लीटर का स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो कोई चक्कर नहीं है, चलेगा। फिर सीधा ही नॉर्मेलिटी, मतलब पहले एन फैक्टर लिख लेता हूँ क्योंकि बेस है। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 2। तो देयर फोर जो नॉर्मेलिटी आएगा वो आएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कितने मोल्स थे इसके, पॉइंट, इसको इधर ले आते हैं, हाँ, 0.2 मोल्स। कितने वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में थे, 1 लीटर में थे, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो इट कम्स आउट टू बी 0.4 नॉर्मल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आगे 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ही डायरेक्टली दे दिए। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने दे दिए, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी 2, मतलब 0.4 नॉर्मल आ गया। तो 0.4 नॉर्मल तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब आंसर जो आ गया वो आ गया ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6 किस में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में तो दिख ही रहा है यार, ठीक है, ए ऑप्शन में भी है, मतलब बी में भी अपने को पता ही है। सी ऑप्शन में अपन चेक कर लेते हैं, KCrO3Cl। यहाँ पर पोटाशियम +1 में ऑक्सीजन के कारण -6 आएगा, Cl -1 आएगा। तो देयर फोर इसको किस में आना पड़ेगा, +6 में ही आना पड़ेगा। तो इसलिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और ये वाला तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये तो अपन मतलब स्पेशल केस में पढ़ते हैं, एक्सेप्शनल नहीं है। मतलब ये स्पेशल केस में आता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये डी भी है। तो देयरफॉर A B C and D जो है हमारे आंसर हो गए, A B C and D, ये हमारे आंसर हैं। थर्ड क्वेश्चन, डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजेस टैनस आयन, ओके, वैल्यू XYZ A B C, इनके बारे में कमेंट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं इसको बैलेंस करूंगा। ये डाइक्रोमेट आयन है, राइट। इसका जो एन फैक्टर आता है वो आता है 6। इसका जो एन फैक्टर है वो आएगा 2। क्यों आएगा 2, क्योंकि ये +2 में ये +4 में, दोनों का डिफरेंस ये आ गया।
फिर अगर ये सिस्टम रहता है तो अपन क्या करते हैं इसको मतलब पहले तो सॉर्टेड कर लो, मतलब इसको 1 कंसिडर कर दो, इसको 3 कर दो, ऐसे कट होके, ठीक है, होल नंबर रेशियो में अपन कर रहे हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब अपन करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ स्टैनस प्लस 2, 1 टाइम्स ऑफ डाइक्रोमेट आयन, और दूसरी तरफ अपन क्या लिखते हैं, पहले तो Sm+4 लिख देंगे और इधर लिख देंगे क्रोमियम+3। तो अपना मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो बैलेंस द एटम्स जो भी हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इधर 3 है तो इधर भी क्या आएगा, वैल्यू 3 आ गया, राइट। इधर दो मतलब 2 क्रोमियम है तो इधर 1 है, तो मल्टी इधर कितने से 2 करना पड़ेगा। फिर अपन बैलेंस क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस चार्ज करेंगे तो इधर कितना है, ये 6 प्लस में और 2 नेगेटिव में, मतलब टोटल चार्ज जो है वो +4 है। इधर कितना है, ये 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18, इधर 18 है, इधर 4 है, तो इसका मतलब 14H प्लस करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस कर दो इसको। तो यहाँ पे लिख दो 14 टाइम्स ऑफ H प्लस। अभी किसको बैलेंस करना है हमें, बस हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन में से किसी को भी बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे 14H प्लस है, इधर है नहीं, तो इधर क्या लिख दो 7H2O। तो अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब अपन ए ऑप्शन बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं यार। ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है आप x अपॉन वाई का रेशियो बताओ, x अपॉन वाई का रेशियो आ गया 3, तो इसका मतलब ये तो आ गया इनकरेक्ट। ओके, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3 प्लस 1 प्लस 14 इट कम्स आउट टू बी 18, तो ये तो क्या है, करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज टू बी, राइट, ये ए है ये बी है, तो इसका वैल्यू 3/2 है। हम्म, तो ये ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, करेक्ट। फिर डी ऑप्शन क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ जेड माइनस सी, ठीक है, ये जेड है ये सी है, तो जेड माइनस सी कितना हो गया, 14 - 7 इट कम्स आउट टू बी 7, तो ये भी क्या है अपने पास, करेक्ट। तो देयर फोर जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया बी, सी एंड डी। Fourth question, 150 ml of 1/10 molar barium permanganate in acidic solution can oxidize completely, किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर दो, यहाँ पर लिख दो आप K2Cr2O7, राइट। तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे फोर्थ में, मतलब सबसे पहले तो आप मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करो किसके, बेरियम परमैंगनेट के, तभी अपन आंसर कर पाएंगे। मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आएगा, 10 आएगा, बड़े प्यार से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इसमें 2 मैंगनीज है, एक के कारण कितने का चेंज आएगा, 5 का, क्योंकि ये +7 से किस में जाएगा यार, +2 में। ये 5 × 2 करना पड़ेगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 1/10 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 150 इक्विवेलेंट। अब ए ऑप्शन देख लेते हैं अपन, इधर लिखते हैं आयरन+2, आयरन+2 किस में जाएगा, आयरन+3 में, यहाँ पे ये लिख देता हूँ। यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स ढूंढो, एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना 150, तो ये 150, तो ए तो सही है ऑप्शन। बी में क्या है हमारे पास, फेरस ऑक्सीलेट, फेरस ऑक्सीलेट के बारे में अपने को पता ही है, ये फेरिक में जाता है और CO2 में, जिसके कारण इसका एन फैक्टर हो जाता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सॉरी एन फैक्टर 3 हो जाता है इसका। क्यों 3 हो जाता है, क्योंकि कार्बन के कारण 2 का चेंज है, आयरन के कारण 1 का चेंज है, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया 3। तो भाई ये 150 आ गया, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीलेट आयन अकेला है, तो ये CO2 में जाएगा, जिसके कारण इसका एन फैक्टर कितना हो जाना है 2, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 150, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है वो है K2Cr2O7, राइट। क्या ये K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइज करेगा क्या ना, ये इसको ऑक्सीडाइज वगैरह कुछ नहीं करेगा भाई। तो बेसिकली अगर अपन इसको मान लो, चलो करेक्ट भी ना माने, मतलब अपन इसका ना आंसर ही चेंज कर देंगे।
तो अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्रोमियम किसमें +3 में ना, इसको ऑक्सीडाइज नहीं ना, क्योंकि क्रोमियम तो पहले ही एसिडिक सोल्यूशन में +3 में रहता है, तो इसको थोड़ा ऐसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसलिए अपन इसका आंसर क्या करेंगे, मतलब ये कुछ होएगा नहीं डी ऑप्शन में। राइट, अपन लिखेंगे भाई इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, राइट, बिकॉज क्रोमियम यहाँ पे +3 में, तो देयरफॉर इसका जो आंसर है वो आएगा ए, बी एंड सी। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारे पास एक कंप्लीट ऑक्सैलिक एसिड और साथ में एक एच हटा के लगा दिया। बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, विच इज़ H2C2O4, और एक है हमारे पास KHC2O4। दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होएगा। कब, व्हेन दे विल बिहेव एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो मैं क्या कैसे लिखूँ, बेसिकली मैं एन फैक्टर लिखना चाहता हूँ, हाँ, एज रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन दोनों बिहेव करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं क्या लिखूँगा, इनका एन फैक्टर। तो एन फैक्टर फिक्स है, दोनों का सेम आएगा 2। व्हेन दे विल बिहेव एज एन एसिड, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होएगी जब, राइट, तो फिर अपन इसका अगर एन फैक्टर लिखेंगे तो इधर तो 2 ही आएगा, बट इधर एन फैक्टर 1 आ जाना। अभी अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन बोथ बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट देन देयर इक्विवेलेंट वेट आर इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट क्या है, हाफ हो जाएगा भाई। 1000 ml ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन, ये अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, 1000 ml ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ ईच, अगर अपन दोनों में बेसिकली ये कह रहे हैं वन इक्विवेलेंट कंसिडर करें, तो क्या वो वन इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ पर नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, ये गलती नहीं करना, मोलैरिटी नहीं दिया हुआ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी कितने इक्विवेलेंट्स आएंगे, 1, और इनके भी कितने इक्विवेलेंट्स हैं, दोनों के 1, राइट। तो ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या आ गया, अपने को तो ट्रू ही बताना था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया, राइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ गया अपने पास, नहीं, इन्होंने कहा है ऑफ ईच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1000 ml ऑफ दिस, राइट, ओके। हाँ, ये नॉर्मेलिटी। अगला क्या है, 1000 ml ऑफ वन मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच, अगर अपन मान लो ये था ईच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस, ओके। अभी मोलारिटी आ गया, देखो यार, तो मोलारिटी में चक्कर पड़ेगा, तो मोलारिटी में क्या चक्कर पड़ेगा, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में अगर मेरे पास H2C2O4 है, तो मैं सीधा अगर इसके इक्विवेलेंट लिखूंगा, तो क्योंकि मोलारिटी गिवन है, तो it is equals to volume into molarity into n factor which comes out to be 2 equivalents, ठीक है, ओके। और अगर मैं KHC2O4 के इक्विवेलेंट्स लिखना चाहूँगा, तो इसके आएंगे वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 1, ओके। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट्स लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सबसे पहले तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, एन फैक्टर इसका 2 है, तो ये आ गया, राइट। तो तो हम क्या कहेंगे भाई, ईच इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस। तो अब आप बताओ ये सही है कि गलत है, नहीं, नहीं हो पाएगा ना ये न्यूट्रलाइज उससे, राइट। मतलब ये तो क्या हो जाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2C2O4 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, बट ये वाला सिस्टम इसको न्यूट्रलाइज नहीं ना कर पाएगा यार कम्प्लीटली, क्योंकि सोल्यूशन में ज़्यादा काउंट रह जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए सी स्टेटमेंट क्या आ गई, गलत आ गई, मतलब कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ KHC2O4। H2C2O4 कर देगा, ये कर देगा, बट ये नहीं कर पाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, पहले थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं इधर, हाँ। इसमें भी मोलैरिटी दिया हुआ है, 1000 ml ऑफ वन मोलर सोल्यूशन, ठीक है, तो इक्विवेलेंट तो सेम ही आ गए। इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, ठीक, तो अपन इसको कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, तो इनके इक्विवेलेंट्स तो ये आ गए, ठीक है। अब KMnO4 के बारे में लिखें, डायरेक्टली भी मैं बोल सकता हूँ, बट ऐसा है बिकॉज वीडियो सोल्यूशन बना रहा है तो लिखना पड़ेगा अपने को। KMnO4 का एन फैक्टर अपने को पता है एसिडिक मीडियम में 5 होता है,
तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, इक्विवेलेंट्स आ गए इसका n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू 0.2 बिकॉज 200 ml दिया हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी विच इज 2। तो भाई आप इसको देख लो बस, तो इट कम्स आउट टू बी 2, राइट। तो फिर अपन क्या करेंगे, क्या लिखा है इन्होंने, 100 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ, तो अपन इसका डी ऑप्शन देख रहे हैं। वो क्या है, 1000 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, ठीक है, 1000 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर, ठीक है। तो इसका मतलब H2C2O4 अभी यहाँ पर जो बिहेव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो उनके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो होगा मतलब n फैक्टर विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जो KHC2O4 है, इसके भी अगर अपन इक्विवेलेंट्स की बात करें तो इधर भी n फैक्टर 2 आएगा, क्योंकि ये अभी रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये इनके इंडिविजुअल जो इक्विवेलेंट्स हैं वो 2 आ गए। ओके, और KMnO4 के बारे में जो कमेंट किया गया, KMnO4 के इक्विवेलेंट्स एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने 0.2 लीटर्स में, और मोलैरिटी इज 2। तो अपन इधर क्या लिख सकते हैं अभी, लाइक ये भी कितने आ गए, 2 इक्विवेलेंट्स आ गए। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि भाई KMnO4 इंडिविजुअली इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, हाँ जी ठीक है, एक बार KMnO4 इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब ये सफिशियंट है। तो इसका मतलब सिर्फ सी स्टेटमेंट फॉल्स थी, बाकी सब क्या है, ट्रू। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया A, B एंड D। Sixth question. When non-stoichiometric compound Fe.95O is heated in the presence of, ठीक है, it converts into Fe2O3। ये वाले क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। Fe.95O जो है इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू Fe2O3। तो आप इसको एक बार सीख लो भी भाई इसका क्या मतलब होता है दोबारा। Fe.95O का मतलब है, अगर मैं, पहली बात तो इसमें दोनों आयंस होते हैं, Fe+2 आयंस भी होते हैं एंड Fe+3 आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो अपन ये मान रहे हैं इसके एक मॉलिक्यूल में लेट X तो जो है वो है Fe+2, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 0.95 है ना, मतलब अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ तो टोटल आयरन कितने हो जाएंगे यार, 0.95 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आयरन+3 कितने हो जाने हैं अपने पास, 0.95 माइनस एक्स हो जाना है। और ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है, जीरो है, न्यूट्रल है। तो इसका मतलब मैं चार्ज Fe+2 के कारण कितना आएगा, 2, और 3 के कारण कितना आएगा, 3 इंटू 0.95 माइनस एक्स, ये टोटल चार्ज आ गया। और ये टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, तभी ओ पर जो -2 है उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। तो इज इक्वल टू 2। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो जो x का वैल्यू आ जाना वो आ जाना हमारे पास 0.85, क्लियर। तो ये आ गया x इक्वल टू 0.85। तो इसका ये मतलब है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Fe.95O देयर आर 0.85 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, आयरन+2 के हैं। और जो 0.1 मॉलिक्यूल है वो आयंस हैं, बेसिकली 0.85 आयंस हैं वो Fe+2 के हैं, और 0.1 आयन हैं वो किसके हैं, Fe+3 के, राइट। ये हो गया। तो इससे अपने को क्या पता लगेगा, कौन सा ऑप्शन अपन कमेंट कर सकते हैं, बी और सी के बारे में। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+3 एंड Fe+2 इन 1 मोल। हाँ, अगर ये 1 मोल है तो हमें पता है Fe+2 कितना है, 0.85, और Fe+3 कितना है, 0.1। यही अभी अपन ने सॉल्व किया। तो बी वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्योंकि ये रिवर्स दिया हुआ था इन्होंने, राइट, ठीक है। फिर अभी अपन नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कोई ए ऑप्शन चेक करना और अपने को डी करना है। पहले डी चेक कर लेते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है Fe+2 का और Fe+3 का, ठीक है। तो
पहले स्पेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, हाँ। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe+2 अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो कितने Fe+2 हैं हमारे पास? 0.85। टोटल आयरन कितने थे? 0.95, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आएगा। तो इट कम्स आउट टू बी 89.47%, राइट। तो 89.47% ये आ गया, राइट। तो ये 100 से माइनस करेंगे तो 10.53, तो डी स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास? करेक्ट हो गया। ओके, अभी कौन सा ऑप्शन रह गया? ए ऑप्शन, इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के लिए अपन क्या करेंगे? फॉर ए ऑप्शन अपने को पता है Fe.95O जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू Fe2O3। अगर अपन देखेंगे इसमें जो आयरन है वो किस में है? +3 में। ओ तो जो है वो -2 में, इसमें भी -2, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो इसका मतलब जो इसमें आयरन +2 है वो ही इसमें क्या हुआ होगा? कन्वर्ट हुआ होगा। Fe+3 वाला तो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ भी? Fe+2 इज गोइंग इनटू Fe+3, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डेल्टा कितने का आ गया? 1 का। बट फॉर n फैक्टर in one molecule of Fe.95O, how many Fe+2 are there? 0.85। तो therefore अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, तो therefore मैं क्या बोलूँगा इधर? बोला, चलो इधर लिख लेता हूँ। therefore n फैक्टर जो है हमारा किसका? Fe.95O का जो n फैक्टर आएगा वो आएगा, चेंज कितने का आएगा? 1। और कितने Fe+2 हैं? एक Fe.95O में 0.85, तो ये कितना आ गया? 0.85 आ गया इसका n फैक्टर। तो बस इक्विवेलेंट वेट अपन देख लेते हैं यार, क्या लिखा हुआ था मैंने? इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 0.85 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट होगी, राइट। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट एक तो बी है और एक डी है, तो देयरफॉर अवर आंसर इज बी एज वेल एज डी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़, आई होप आप लोगों को ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एन फैक्टर की डेफिनेशन पे पूरा होल्ड आना चाहिए यार। एन फैक्टर क्या होता है भाई? एक मॉलिक्यूल में जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके चेंज से, क्लियर। तो ये अगर होल्ड है तभी ये क्वेश्चंस होंगे अपने से, राइट। इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख देता हूँ सो दैट और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, मतलब सोल्यूशन पढ़कर ही समझ आ जाए। चलो, अभी मूविंग टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ये लिखा 150 ml इतना मोलैरिटी इन एसिडिक कैन ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली। देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ दो। रिपीटेड जो है ये एज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बस वही है। तो ये K2Cr2O7 नहीं आएगा यार, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्रोमियम इसमें +6 में, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका आंसर गलत नहीं है, मतलब इसका जो आंसर है वो चेंज कर लेना, ए बी एंड सी ही आएगा। अगर ए बी सी डी दिया हुआ तो ए बी सी कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर है ए बी एंड सी। 8th क्वेश्चन, H3PO4 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमें पता लग रहा है ये एसिड बेस रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, तो ये अभी अपन देख लेते हैं H3PO4 वाले क्वेश्चंस, राइट। H3PO4, अभी आप बताओ, इसमें 3 एसिडिक H होते हैं, बट यहाँ पर इसने कितने एसिडिक H रिलीज किए? 2। तो इसका मतलब जो इसका एन फैक्टर आएगा, दिस इज हाउ डू वी डिफाइन द एन फैक्टर भी भाई, इस एसिड ने कितने H+ रिलीज किए रिएक्शन में? इंडिपेंडेंटली होता है। अगर आपको सिर्फ इसका एन फैक्टर पूछा जाता है इंडिपेंडेंटली तो आप बताते 3, बट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्शन में ये देखते होते हैं भी इसने कितने H+ रिलीज किए, राइट। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने 2 OH, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 2। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, राइट, इक्विवेलेंट वेट ढूंढ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जो होएगा किसका? H3PO4 का, वो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय
2 आ जाना, राइट। तो इसका जो मोलर मास रहता है वो कितना रहता है 98, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 49। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, फिर द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KOH। अभी अपन देख लेते हैं यार ये क्या कह रहे हैं। अभी यहाँ से लाइक मैं क्या कमेंट करूँगा फॉर बी स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4। यहाँ से वैसे आपको पता भी लग रहा है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। इसको इधर लिख लेते हैं। अपने को पता है यार इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, राइट। तो अभी आप बताओ, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 2 है, क्या ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्या? मतलब ये वाला सिस्टम रह गया ना अभी अपने पास, हाँ ये वाला सिस्टम रह गया। तो इन्होंने कहा है द रिजल्टिंग सोल्यूशन, मतलब ये हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KOH। हाँ बिल्कुल सही है यार, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, इट रिक्वायर्स ओनली 1 मोल ऑफ बेस। तो क्योंकि इसमें एक ही H प्लस है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 1 H प्लस आयन, 1 मोल H प्लस आयन, राइट। तो सी स्टेटमेंट भी, सॉरी बी स्टेटमेंट भी क्या होगी अपनी, करेक्ट। बी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सी स्टेटमेंट क्या है, 1 मोल ऑफ H3PO4 इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, ये वाला गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि आप इसके लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोनों को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कराना है तो एन फैक्टर इसका 3 होएगा, मल्टीप्लाई बाय कितने मोल, 1 मोल। तो इक्विवेलेंट्स इसके 3 आने चाहिए। तो अभी अपन देख लेते हैं, इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, और इसके मोल्स कितने कह रहे हैं ये 1.5। हाँ, तो दोनों तरफ 3 आ रहा है, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी क्या है अपने पास, करेक्ट है। तो देयरफॉर तीनों सही स्टेटमेंट आ गई है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए, बी एज वेल एज सी। इजी सरल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और उन्होंने पूछा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर अपन ये वाले रिएक्शन को भी देखेंगे तो पहले तो देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है यार, ये डिस्प्रपोर्शनेशन की बातें करेंगे, राइट। यहाँ पर जो Cl है ये किस में है अपने पास, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर जो Cl है वो है +5 में, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा यही Cl जो है ये -1 में जा रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में अगर एक ही सिस्टम जो है, मतलब एक ही स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो और एक ही स्पीसी का रिडक्शन हो, तो उसको अपन डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो देयरफॉर अपने पास इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। डीकम्पोजिशन थोड़ा, ये डीकम्पोज थोड़ा हो रहा है, ठीक है। डीकम्पोज तो हो गया भी भाई, टूटना हो गया ये तो सिस्टम में। मतलब सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज नहीं, ये डिस्प्रपोर्शनेशन का डेफिनेशन है। 10th question, right? In 1 mole of mixture of carbon monoxide and carbon dioxide, it requires exactly 1 liter solution of NaOH to convert all the CO2 into Na2CO3। ओके, मतलब पहले तो आपको ये पढ़ना है भाई, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो अभी मैंने हाईलाइट किया। इस क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ से मैं क्या कमेंट करूंगा भी, अपने पास एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे को नहीं पता कितना क्या सिस्टम है, मेरे को ये मान लिया भी भाई अगर इसके ए मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसके 1 - A मोल्स होंगे, राइट। इस मिक्सचर को एग्जैक्टली कितने लीटर ऑफ NaOH चाहिए, इसको 1 लीटर ऑफ NaOH और 1 मोलर ऑफ NaOH, मतलब इस इस वाले मिक्सचर को कहने का मतलब 1 मोल NaOH इज बीइंग रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट जितना भी ये CO2 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, Na2CO3 में। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन किसका होगा, CO2 का। तो अपने को क्या पता है भी भाई, वेन एवर द बेस NaOH रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड,
इट गेट कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 एंड H2O। तो अगर अपन इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाना है, राइट। और इसके इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1 मोल दिया हुआ है, इसका A मोल दिया गया है। तो अभी अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, राइट, अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो फाइनली अपन क्या कहेंगे भाई, ये मतलब अगर लाइक फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री मैं क्या बोलूँगा, इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड है और इसके 1 मोल रिक्वायर्ड है, राइट। अगर ये X रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा यार, मतलब चलो X नहीं, अगर ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना आ गया अपने पास, 1/2 मोल्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब CO2 कितना होगा, हाफ। तो देयरफॉर मेरे को ये पता लग गया मोल्स ऑफ CO2 कितने, 0.5। तो देयरफॉर जो मोल्स हैं किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो भी कितने आ गए, 0.5, क्योंकि मिक्सचर में टोटल 1 मोल था, ठीक है। तो ये स्टोइकोमेट्री से समझ आ गया ना यार, भी अपने को इसके अगर 2 मोल है तो इसका एक मोल है, ठीक है। तो हमें दिया कितना गया था, 1 मोल। तो 1 मोल होएगा तो CO2 कितना होएगा, 1/2, राइट। ये जैसे यार मैं आपको थोड़ा ऑफ ट्रैक बताता हूँ भी, इसको जस्ट सिंपल कैसे देखते हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ। मान लो बचे इसके हैं x मोल्स, राइट। तो CO2 के कितने मोल्स, मान लो NaOH के x मोल्स रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा स्टोइकोमेट्री में क्या करना बहुत सरल होता है, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं x, तो आपने किसको कैलकुलेट करना, मान लो CO2 को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखो, यहाँ पे लिखो x, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय किससे बना रहे हैं, NaOH से बना रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो इसका मतलब ये x/2 रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, 3 टाइम्स ऑफ कोई भी प्रोडक्ट ए, तो ए के बारे में बताना है कितना फॉर्म होगा, किसके रिस्पेक्ट में, NaOH के। तो आप क्या लिखोगे यार, भी भाई इसके अगर x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो ये कितना बनेगा, पहले तो लिख दो x, फिर कितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का 3 और NaOH का कितना 2, तो ये कितना हो गया 3x/2। तो ये बहुत ही ईजी है। अगर यहाँ पे कितना होता है 5, ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं यार 5/2x। तो अपन ऐसे बड़े ईजी वे में ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेट कर देते हैं, हाँ, राइट, ये आ गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट अपने पास। तो मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इनिशियली इन द मिक्सचर इज इक्वल्स टू 1, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है इफ CO प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नाउ कन्वर्टेड टू CO2, मतलब उस आधे मोल को भी हमने CO2 में कन्वर्ट कर दिया, देन अगेन द मिक्सचर इज ट्रीटेड विद NaOH, मतलब अब हमारे पास आधा मोल CO2 एक्स्ट्रा आ गया एक तरह से। तो ये कह रहा है 2 लीटर NaOH सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर इज मोर रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ओके, चेक कर लेते हैं। बी में ये कह रहा है बी मोर, और यू कैन से रिक्वायर्ड जो है वो कितना NaOH वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने कितना दिया था, 2 लीटर दिया था, 1 मोलर, मतलब मोल्स कितने आ गए, 2 × 1, 2 मोल्स आ गए, नहीं 2 मोल्स रिक्वायर्ड है क्या, चेक कर लेते हैं यार। भाई 1 मोल के लिए मतलब अपने पास कितने मोल है, आधा मोल है, नहीं अपने को तो 1 मोल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, समझ आ गया क्या। और 2 मोल्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कितने मोल्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, ओनली 1 मोल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, ठीक है। वी नीड ओनली 1 एक्स्ट्रा मोल ऑफ NaOH, ठीक है। बट पी ने कितने मोल्स कह दिए, 2, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, राइट। ओके, अभी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 लीटर सोल्यूशन ऑफ 1/2 मोलर NaOH इज रिक्वायर्ड मोर, यहाँ पे ना मोर वर्ड लिखा हुआ है इसलिए फोकस करना, टोटल नहीं पूछ रहा, मोर पूछ रहा है। तो सी स्टेटमेंट में आप बता दो बस कितने मोल्स आ गए, अकॉर्डिंग टू सी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड NaOH मोल्स, ठीक है। ये कितने दिए, 2 लीटर और हाफ मोलर, तो 1 मोल, हाँ ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि 1 मोल है। अब अगला क्या लिखा हुआ है यार, 56 ग्राम KOH इन एक्वा सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड मोर, ओके, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ NaOH अपन क्या ऐड कर रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा KOH ऐड कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कितना KOH ऐड करें, ऑब्वियसली यार कितना KOH ऐड करना पड़ेगा, चाहे बेसिकली हमने NaOH इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय
KOH, right? तो obviously therefore we need 1 mole of KOH, ठीक है, वी नीड 1 mole of KOH। हमें KOH के बारे में कितना मतलब मोल्स ऑफ KOH अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी कितना है 56 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, और इसका जो मोलर मास आता है वो भी 56 आता है, तो 56/56 कितना हो गया 1, तो देयरफॉर डी ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट होगी, राइट। तो इसका मतलब डी क्या होगी अपने पास करेक्ट होगी। तो ट्रू दो स्टेटमेंट है और वही पूछा है इन्होंने, तो आंसर जो आ गया अपना वो आ गया सी एज वेल एज डी। इलेवेंथ क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर। ओके, 2 ग्राम हमारे पास ओलियम था, उसको अपन ने डाइल्यूट कर दिया, किसमें, पानी में डाइल्यूट कर दिया जी। द सोल्यूशन वाज देन न्यूट्रलाइज्ड बाय 432.5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, जब भी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी भाई ओलियम के बारे में क्या गिवन है अपने को, मतलब क्या होता है ओलियम का, ये सब अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। ओलियम ओलियम अपने को पता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 प्लस SO3। जब भी अपन ओलियम को क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं, तो अपन कहते हैं ऑल SO3 इज बीइंग कन्वर्टेड टू H2SO4, तो देयरफॉर वी हैव ओनली H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन, राइट। ये अपने को समझना पड़ेगा। ओलियम के डाइल्यूशन के बाद अपने पास जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, प्योर H2SO4 बचता है और कुछ नहीं बचता, ठीक है। ओके, फिर जो सोल्यूशन आ गया आफ्टर द डाइल्यूशन इज वाज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। वो न्यूट्रलाइज H2SO4 एक एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH चाहिए, ठीक है। तो अपन इसका रिएक्शन लिख देते हैं H2SO4, यहाँ पर क्या लिख देते हैं NaOH, और इनको क्या कर दिया इन्होंने कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ये। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 2 इसका एन फैक्टर आएगा, यहाँ पर क्या लिख देता है अपन, मिली मोल्स लिख देते हैं। मिली मोल्स को मैं N से डिनोट कर देता हूँ। मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, देख लो, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी करना है, एन फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई करना, वॉल्यूम into normality which is 0.1, तो it comes out to be 43.25 आ गया। तो therefore मैं क्या बोलूँगा भाई, कितने मिलीमोल्स आ गए H2SO4 के, 43.25 डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 21.625 मिलीमोल्स आ गए, किसके, H2SO4 के, जो कब मिला हमें H2SO4 आफ्टर द डाइल्यूशन। ओके, यहाँ तक को कुछ समझ सा नहीं आ रहा है अभी भाई, क्या करें, है ना। चलो अभी अपने देखते हैं यार, अब आगे फॉलो करते हैं, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। तो हम ये मान रहे हैं अभी भाई इन ओलियम टोटल मास तो कितना है, ठीक है, टोटल मास जो है वो है 2 ग्राम्स, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं लेट मास ऑफ SO3 इज इक्वल्स टू ए ग्राम्स, राइट। ये अपन ने मान लिया कि भाई मास ऑफ SO3 ए ग्राम्स। तो देयर फोर जो हमारे पास मास ऑफ H2SO4 है, बिकॉज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम देर आर टू थिंग्स SO3 एंड H2SO4, तो इसका अगर 1 ग्राम मास है तो इसका 2 माइनस 1 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, फिर जब हम इसका डाइल्यूशन करते थे तो हमें क्या पता है भी भाई SO3 इज बीइंग रिएक्टेड विद H2O एंड फॉर्म्स H2SO4, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसके कितने मोल्स हो गए SO3 के, A/80, तो देयरफॉर इट फॉर्म्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4, A/80। ओके, ठीक है। तो पहले हमारे पास कितने मोल्स थे H2SO4 के, 2 माइनस ए डिवाइडेड बाय 98, अभी एक्स्ट्रा कितने आ गए A/80, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 वी हैव 2 माइनस ए डिवाइडेड बाय 98 प्लस A/80, ये अपने पास टोटल मोल्स आ गए। और यही टोटल मोल्स किसके इक्वल होंगे,
जो न्यूट्रलाइज कर दिए किसने, NaOH ने। मतलब कितने होंगे 21.625 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये तो मिलीमोल्स थे ना यार, इसीलिए मतलब ये तो अपने पास मिलीमोल्स थे, ठीक है। तो इसको मैं 21.625 डिवाइडेड बाय 1000 लिखूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भाई अपन ने क्या किया, पहले तो अपन ने देख लिया टोटल मोल्स कितने H2SO4 के, ओलियम का 2 ग्राम मास दिया होता, उससे अपन ने SO3 का 1 ग्राम मास मानते हुए ये सब ढूंढ लिया था। वो आपको लग रहा होगा अभी अभी शायद क्वेश्चन सॉल्व होने के कगार पे है, नहीं। तो अभी नेक्स्ट अपन ये एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास a का वैल्यू आएगा वो आएगा 9.54 डिवाइडेड बाय 18 विच कम्स आउट टू बी 0.53, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास, SO3 का मास। तो ओलियम अगर हमारे पास 2 ग्राम है तो इसमें मैं बोलूँगा SO3 का जो मास है वो 0.53 ग्राम्स है, और उसमें जो H2SO4 का मास है वो है 2 माइनस ऑफ 0.53 विच कम्स आउट टू बी 1.47 ग्राम्स, राइट। ये आ गया। अब अपन देखते हैं अपने को क्या ढूंढना है। पहला ऑप्शन परसेंटेज ऑफ ओलियम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओलियम। तो परसेंटेज ऑफ ओलियम कैसे ढूंढते हैं, मतलब आपको एकदम डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ ओलियम का मतलब ये होता है भी, इफ वी हैव इफ वी हैव 100 ग्राम ओलियम, तो हम ओलियम में कितना मास ऐड करें किसका, पानी का, सो दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2SO4। तो देयरफॉर जो परसेंटेज लेबलिंग हो जाएगी वो 100+X होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओलियम। तो अपने को ये पता होनी चाहिए, राइट। तो अभी मैं फिर कैसे दिमाग लगाऊंगा कि भाई SO3 लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा H2O, यहाँ पे क्या लिखूंगा H2SO4। मेरे को पता है इसके 1 मोल के लिए 1 मोल H2O चाहिए, तो 0.53 डिवाइडेड बाई 80 मोल्स के लिए कितना H2O चाहिए, 0.53 डिवाइडेड बाई 80 मोल्स, ओके, इतना H2O चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, देयर फॉर मास ऑफ H2O रिक्वायर्ड, राइट, फॉर 2 ग्राम ओलियम, फॉर 2 ग्राम ओलियम कितना आ गया 0.53 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम्स हो गया, राइट। तो फिर मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम ओलियम, क्योंकि हमें परसेंटेज ढूंढना है यार। तो इसके लिए क्या होएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 80, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, राइट। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे यार। इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 5.96 ग्राम्स। तो देयर फोर जो परसेंटेज लेबलिंग है किसका, ओलियम का, वो कितना आ गया 105.96%, राइट। तो ये आएगा। तो अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना यार, ऑप्शन में तो 108 दिया, तो ये तो गलत हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन डेराइव होता हुआ नजर आ गया भी भाई कैसे कैसे अपन इसको प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज 26.5 इन ओलियम, ठीक है। SO3 अपन देखते हैं, तो अपने को कौन सा डेटा चाहिए, सिर्फ यही डेटा का रिक्वायरमेंट है। इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो ए पार्ट के लिए था, अभी बी पार्ट के लिए अपन ढूंढते हैं। तो फॉर बी पार्ट बेसिकली अगर मैं कमेंट करूँगा तो मैं परसेंटेज ऑफ SO3 मतलब बाय मास पूछ रहे हैं, तो ये कितना आ गया 0.53। टोटल मास कितना था हमारे पास 2, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे इसको 100, तो इट कम्स आउट टू बी 26.5%। तो इसका मतलब जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो एकदम क्या है, करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन कह रहा है इक्विवेलेंट वेट बताओ H2SO4 का, और डी ऑप्शन बता रहा है इक्विवेलेंट वेट बताओ SO3 का, ठीक है। दोनों का इक्विवेलेंट वेट बता देते हैं अपन यार। तो फॉर पहली बात तो H2SO4, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इसका जो एन फैक्टर है वो आएगा 2, ठीक है। बट फॉर SO3 आप कैसे सोचोगे यार, एन फैक्टर क्या आएगा, है ना। इसका भी एन फैक्टर कितना होएगा 2 होएगा, क्यों, क्योंकि SO3 और H2O मिलकर क्या बना रहे हैं यार H2SO4। तो अपन ये बोल सकते हैं एक तरह से इसने 2H प्लस गेन किए, राइट। तो एन फैक्टर इसका कितना आता है 2। तो देयरफॉर इसका जो इक्विवेलेंट वेट होएगा
वो क्या होएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, राइट। तो मोल्स इज 1.47 डिवाइडेड बाय 98 इंटू एन फैक्टर विच इज 2, तो ये आ गया 0.03। और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होएगा वो होएगा मोल्स विच इज 0.52 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 0.01325 विच कम्स आउट टू 1.325 इंटू 10⁻⁻², थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, is equals to 1.325 into 10⁻², राइट। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट गलत है। तो देयर फोर अपने पास सिर्फ बी स्टेटमेंट सही आई थी और सी स्टेटमेंट सही आई थी। तो देयर फोर आंसर इज कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, तो आराम से मतलब अगर गर्मियों में आप ये सुन रहे हो तो भाई ठंडा पानी पीना है और आराम से इसको देखना है क्वेश्चन को दोबारा। कुछ है नहीं, मतलब अपने आप क्वेश्चन डराइव होता रहता है। तो इससे ये सीखने वाली बात होती है कि जब भी मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो जो डेटा लिखा हुआ है एंड गो बाय द डेफिनेशन, अपने आप सॉल्व होता रहता है। ठीक है, डरना नहीं है, मतलब ज़्यादा पहले नहीं सोचना, थोड़ा सा लिखोगे अपने आप दिमाग चलेगा। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, तो पहले एफर्ट मारो खुद, आधा घंटा 15-20 मिनट से आधा घंटा, फिर जाके ये सोल्यूशन देखना है। पहली बारी में सोल्यूशन देखोगे तो लर्निंग प्रोसेस एकदम जीरो होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, 1 मोल ऑफ H3PO3 रिएक्ट्स विद NaOH इन द सोल्यूशन। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा H3PO3 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसके लिए जो एन फैक्टर होएगा वो होएगा 2। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना। 1 मोल NaOH विल रिप्लेस, ये N नहीं है भाई, इसको ना आप लिख दो, will replace 1 mole H plus basically ion from, yes, ये 1 मोल को रिप्लेस कर सकता है यार, ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको मोल लिख दो। 2 मोल ऑफ NaOH विल रिप्लेस 2 मोल H प्लस, हाँ 2 मोल तो 2 मोल को रिप्लेस कर देंगे, बट 3 मोल ऑफ NaOH विल नॉट रिप्लेस, क्यों? क्योंकि 3H प्लस है ही नहीं, तो रिप्लेस कहाँ से करेंगे यार, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द इक्विवेलेंट वेट इज 41, ये चेक कर लेते हैं यार। मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर विच इज 2, और एन फैक्टर 2 मानेंगे क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मोलर मास 82 आता है डिवाइडेड बाय 2 विच इज 41, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी। 13th क्वेश्चन, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ ये सोडियम हाइड्रोजन, अभी मतलब ऑक्सैलिक एसिड का H प्लस हटा दिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH का V1 वॉल्यूम और V2 वॉल्यूम है KMnO4 का सेपरेटली। ठीक है, देन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बताना है। मतलब ये कह रहा है NaHC2O4 को जब हम बेस के साथ NaOH, तो इट विल बिहेव एज एन एसिड एंड इट विल बिहेव एज ए बेस। ठीक है, और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो इनका जो एन फैक्टर है वो आएगा 1, इसका भी एन फैक्टर क्या आएगा 1। ये कितना दिया हुआ था हमें, 100 मिलीलीटर, और ये कितना दिया हुआ था, V1 मिलीलीटर। ये है 0.1 मोलर और ये भी है बच्चे 0.1 मोलर। तो दोनों के मैं अभी मिली इक्विवेलेंट्स क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। NaHC2O4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो इधर से मिली इक्विवेलेंट्स आ जाना है 1 इंटू 100 एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इंटू मोलारिटी। यहाँ पर भी सेम आ गए। तो जो V1 का वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 100 मिलीलीटर। तो हमें ये पता लग गया NaOH कितना रिक्वायर्ड है, 100 मिलीलीटर। ओके, तो ए ऑप्शन कह रहा है 200 मिलीलीटर, तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। दूसरे वाले केस में ये क्या कह रहा था, ये तो हो गया अपना पहला सिनेरियो जो अपन ने सॉल्व किया। इधर दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा था,
भी इसको हमने KMnO4 के साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ ए मोलर, ठीक है ना, ऑफ ए मोलर है ये, ऑफ ए मोलर। और यहाँ पर मोलर का वैल्यू उन्होंने दिया है, 0.1 मान लिया, फिर 0.1 मान लिया, फिर 0.2, ठीक है। तो स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं है, पहली बारी में पढ़ते हैं तो शायद लगता है कुछ मिसप्रिंट है जो 1 मोलर मान लो, नहीं नहीं, यहाँ पर फिर बी सी और डी पढ़कर समझ आ जाता है वी आर ए मोलर, मतलब ये इन्होंने आगे बताया। फिर हम पहले तो चलो स्पेस ऐड कर लें, थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, NaHC2O4, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, KMnO4, राइट। और इधर क्या करना अपने को, यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देनी है, राइट। सभी के एन फैक्टर्स अपन लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब इसका एन फैक्टर जो होएगा वो आ जा रहा है 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए अपन ये लिख रहे हैं। तो एन फैक्टर कितना आ गया 2, और इधर एन फैक्टर कितना आ गया 5। ये कितना दिया हुआ था 100 मिलीलीटर, 0.1 मोलर, और ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ V2 ml, और ये मान लो A मोलर दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स of NaHC2O4 is equals to milli equivalents of KMnO4, इसके मिली इक्वलेंट्स 2 इंटू 100 इंटू 0.1, और ये आ गया 5 इंटू V2 इंटू A। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 20, ये 4 आ गया, तो A टाइम्स ऑफ V2 जो आ गया वो हमारे पास 4 आ जाना है, ठीक है। अब हम B स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो B, C और D को मैं इधर कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। तो बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ ए का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने 0.1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बी, इफ ए इज इक्वल्स टू 0.1 मोलर, तो V2 की वैल्यू आ जानी है 40 ml, राइट। तो देयर फोर आप बताओ V1 बाई V2, V1 आ गया था हमारे पास 100, ये आ गया 40, तो इट कम्स आउट टू बी 5/2। तो बी स्टेटमेंट तो क्या होगी, सही होगी है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या है भी भाई, अगर 0.1 है तो ये भी क्या है, करेक्ट है, राइट। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर ये तो इधर ही लिख देते हैं, ये करेक्ट है। डी क्या कह रहा है, अगर ए का वैल्यू कितना 0.2 मोलर है, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया 20 ml आ गया, इन्होंने कितना दिया 2 ml, तो ये गलत है। तो देयर फोर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, ए स्टेटमेंट तो गलत ही थी, तो इसका आंसर आ गया बी एज वेल एज सी। 14th question, which of the following is or are correct for 17 gram per liter of H2O2 solution? ओके, H2O2 सोल्यूशन है यार, तो मोलैरिटी, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, इन्हीं की बातें की हैं, तो अपन अभी देख लेते हैं। मतलब अपने को H2O2 के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है 17 ग्राम्स पर लीटर, ओके। तो 17 ग्राम्स पर लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मतलब 1 लीटर है, अगर H2O2 का सोल्यूशन, तो उसमें देर इज 17 ग्राम्स ऑफ H2O2, राइट। तो कितने मोल्स हो गए, 17 डिवाइडेड बाय 34 मोल्स हो गए, मतलब मैं बोलूँगा यार भी एक तरह से 0.5 मोल्स हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, मोलारिटी जो है H2O2 का वो आ गया 0.5 मोलर। तो बी स्टेटमेंट तो क्या है, एकदम करेक्ट, राइट। बी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ढूंढना है, हमें क्या पता है, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है इट इज इक्वल्स टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी, तो इट कम्स आउट टू बी 5.6, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम क्या होगी अपने पास, करेक्ट होगी है। थर्ड स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बट पहले हम डी स्टेटमेंट देखेंगे, नॉर्मेलिटी, राइट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इसका 2 होता है, तो 1 नॉर्मल आना चाहिए, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास,
इनकरेक्ट। डी स्टेटमेंट कह रहा है 1 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन गिव्स 2.8 मिलीलीटर O2। देखते हैं, गलत मत कर देना, बिकॉज यहाँ पर 2 ATM प्रेशर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन 2.8 मिलीलीटर O2 प्रोवाइड करेगा। टेम्परेचर सेम रखा है इन्होंने, बट प्रेशर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो कोई चक्कर नहीं है यार। 5.6 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है भी, अगर 1 लीटर सोल्यूशन है तो भाई वो 5.6 लीटर्स O2 लिबरेट करेगा एट 273 केल्विन एंड एट 1 ATM, राइट। तो इसका मतलब 1 मिलीलीटर सोल्यूशन जो है वो 5.6 मिलीलीटर O2 लिबरेट करेगा, राइट। तो बस अभी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे यार, क्योंकि टेम्परेचर क्या है हमारे पास सेम है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो पहले प्रेशर 1 ATM था, V1 इज 5.6 ml, अभी प्रेशर कितना 2 ATM, और V2 अपन ढूंढ लेते हैं यार कितना होएगा, ये आधा हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, 2.8 मिलीलीटर। तो सी स्टेटमेंट क्या आ गया हमारे पास, एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, करेक्ट। तो देयरफॉर आंसर इज A, B एंड C। 15th क्वेश्चन, solution containing 23 gram of formic acid is or are, right। पहले तो मतलब इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगी मोलर मास ऑफ HCOOH, ठीक है, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड अपन बोल सकते हैं। माइट भी शायद कभी ज़रूरत पड़े तो अपन लिख लेते हैं, right? तो ये कितना हो गया अपने पास, 12 हो गया, राइट। ये 32 हो गया, तो 12 प्लस 32 प्लस 2, तो 14 प्लस 32 कितना हो गया, 46 ग्राम्स, ठीक है। ये मोलर मास हो गया। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, 46 ग्राम ऑफ 70% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा। तो बस सीधा पहले तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखो यार। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होएगा, मास डिवाइडेड बाय द डेंसिटी विच इज़ 1.4, इट कम्स आउट टू बी 32.85 मिलीलीटर, ओके। ये इतना हो गया। अब अगर डायरेक्टली नहीं भी, अगर मान लो इसको एज इट इज़ भी रखेंगे ना, तब भी ये कैंसिल आउट हो जाना, टेंशन मत लो। ये हो गया, तो बस अभी 70% है, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा सीधा ही, मास ऑफ HCOOH इट कम्स आउट टू बी लाइक 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 46 बाय 1.4। तो इसको आप बड़े प्यार से कैंसिल आउट कर सकते हो, ये जीरो जीरो इधर ये चले जाना, ये 2 आ जाना, ये 23, तो इट कम्स आउट टू बी 23 ग्राम्स। तो ए स्टेटमेंट तो क्या है हमारा, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 50 ग्राम, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे लगाना है। पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ढूंढ लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 50 ml आ गया, क्योंकि डेंसिटी 1 दी है, राइट। तो अपने पास मोल्स आ गए, HCOOH के मोल्स क्या हो गए, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, तो ये हो गया विच कम्स आउट टू बी 0.5। तो देयर फोर मास जो आ गया एसिटिक, एसिटिक नहीं, फॉर्मिक एसिड का, वो आ गया 23 ग्राम्स, क्योंकि मोलर मास 46 ग्राम्स होता है। तो बी स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, करेक्ट, राइट। अभी आ जाओ सी स्टेटमेंट पे। सी स्टेटमेंट क्या दिया है, 50 ग्राम और 25% वेट बाय वेट, ये तो देखते ही गलत लग रही है भी भाई। अगर ये 100 ग्राम होता है सोल्यूशन, तो ये होता है 25 ग्राम फॉर्मिक एसिड, बट अभी सोल्यूशन का मास कितना है 50 ग्राम, तो ये इसका आधा होगा विच इज इक्वल्स टू 12.5 ग्राम, राइट, 12.5 ग्राम्स। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट तो क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट। डी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, 46 ग्राम, राइट। तो पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ढूंढ लो विच कम्स आउट टू बी 46 मिलीलीटर, फिर आपके पास मोल्स आ जाएंगे, HCOOH के मोल्स क्या हो गए अपने पास, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम,
तो ये तो कहीं से 23 नहीं आ रहा है अपने पास, तो मास ऑफ HCOH comes out to be 5 into 46 multiplied by 23 divided by 1000 which does not come to be 23। चेक मत करने लग जाना पागलों की तरह भी एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ ले, क्योंकि भाई अपने को जब करना ही नहीं है 23 देखना है, तो ये क्या आ गया, इनकरेक्ट आ गया, राइट। तो दिस इज इनकरेक्ट, तो देयरफॉर करेक्टेड आर ए एंड बी, तो देयरफॉर आंसर जो आ गया हमारे पास ए एज वेल एज बी। 16th क्वेश्चन, A sample of H2O2 solution is labeled as 28, ठीक है। डेंसिटी हमें दिया हुआ है, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस, मोलारिटी ये सब ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ लेते हैं यार अपन। बेसिकली पहले तो लिख दो 28VH2O2, इसका मतलब जो मोलारिटी है वो आ गया अपने पास 28 डिवाइडेड बाई 11.2 मोलर विच कम्स आउट टू बी 2.5। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट तो क्या है हमारे पास, करेक्टेड है विच इज ट्रू, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ढूंढना है। फॉर बी स्टेटमेंट अपन क्या कमेंट करेंगे यार कि भाई अगर ये 1 लीटर है सोल्यूशन तो उसमें 2.5 मोल्स हैं किसके, H2O2 के, राइट। तो अगर सिमिलरली अगर अपने पास 100, चलो डायरेक्टली क्यों नहीं करना है, किलो 1000 ml है, तो अपने पास कितना मास हो गया, 2.5 इंटू 34 ग्राम्स हो गया। तो अगर अपने पास 100 मिलीलीटर है, यही आंसर होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, 2.5 डिवाइडेड बाय 34, मतलब डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 ये 1/10 आता है, तो 0.25, 34 का चौथा हिस्सा हो गया ये, 1/4 विच इज इक्वल्स टू 17/2 विच कम्स आउट टू बी 8.5। तो भाई ये बी तो क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया काम, ठीक है, इनकरेक्ट हो गया। अब सी जो है मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर माना है, तो बेसिकली ये 1 लीटर है, तो इसका मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन जो आ गया वो आ गया, डेंसिटी कितना दिया था 265, 265 ग्राम्स आ गया, राइट। और इसी में जो मास ऑफ H2O2 है वो हमारे पास आता था कितना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 34, राइट, यही आएगा ना यार, विच कम्स आउट टू बी 85 ग्राम्स, इसको लिख दो 85 ग्राम्स, तो ये आ गया 85 ग्राम्स। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2O2 कितने आते थे हमारे पास, 2.5। सिमिलरली मास ऑफ H2O विच इज ए सॉल्वेंट, राइट, वो आ गया 265 माइनस 85 ग्राम्स, तो ये 0 से 0 गया, 26 में से 8 गए यार, 180 ग्राम्स हो गया। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए हमारे पास, 10। तो देयरफॉर जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है किसका, H2O2 का, इट इज़ 2.5 डिवाइडेड बाई 12.5, ठीक है, विच इज 0.2। तो 0.2 दिया है क्या, हाँ 0.2 दिया है, तो ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगला है मोलालिटी, मोलालिटी ढूंढना H2O2 का, मोलालिटी ढूंढ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Molality is number of moles divided by mass of solvent which is 0.18 in kg and it comes out to be 13.88। तो डी स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारे पास, सही, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, एकदम सही। तो आंसर आ गया ए सी एंड डी, तो देयरफॉर आंसर इज ए सी एंड डी। 17th क्वेश्चन, if 1 mole of H3PO4 is reacted with, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन में अगर अपन ये रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन के बेसिस पे ही अपन एसिड और बेस का एन फैक्टर बता पाते हैं।
तो यहाँ पर पहले तो मैं एन फैक्टर लिख लेता हूँ। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यहाँ पे 3 H प्लस रिलीज कर सकता था, बट इसने 2 ही H प्लस रिलीज किए, तो इसका ना एन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ पर तो एन फैक्टर है ही 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये तो एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। द इक्वलेंट वेट ऑफ H3PO4 ये गलत है, क्योंकि एन फैक्टर क्या है इसका 2 है, 3 नहीं है। 98 इसका मोलर मास होता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन, राइट, रिजल्टिंग सोल्यूशन मतलब XHPO4, ये हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ, हाँ तो भाई इसमें 1 मोल H प्लस है, 10 रिक्वायर्ड 1 मोल, ठीक है। लिख लेते हैं 10 रिक्वायर्ड 1 मोल OH माइनस, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। मिनिमम 1 मोल ऑफ XOH होल 2 को थोड़ा सा ऐसे लिखो आप, ठीक है। होल 2 इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ XHPO4, नहीं नहीं नहीं, मिनिमम इतना नहीं चाहिए, मिनिमम हमें हाफ मोल चाहिए, क्योंकि उसमें 2 OH है ना। तो मिनिमम रिक्वायर्ड इज, मतलब यहीं पर लिख देता हूँ, minimum required is 0.5 moles of XOH whole 2, okay, in order to have the complete neutralization. तो therefore true statement A and C हो गया। तो आंसर जो आ गया वो A आ गया, और क्या आ गया, स्टेटमेंट C। 18th क्वेश्चन, ये रिपीटेड है यार, ये वाला क्वेश्चन है रिपीटेड एज क्वेश्चन नंबर, ये देख लेते हैं अभी डाइक्रोमेट में। ये स्टैनस वाला जो एक क्वेश्चन आया था, इट इज एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको इसलिए अपन छोड़ रहे हैं अभी। 19 क्वेश्चन, व्हेन एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस, ठीक है, CU2S इज टाइट्रेटेड विद बेरियम परमैंगनेट इन एसिडिक सोल्यूशन, तो फाइनल प्रोडक्ट में ये मिल रहा है। तो अपने को बस सॉल्व करना है यार इसको। कहने का मतलब ये है भी हमारे पास CU2S है, और हमारे पास CUS है, और हमारे पास बेरियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, जिसमें अपने को बाय द एंड कॉपर +2 मिल गया, SO2 मिल गया, एक, ठीक है, कॉपर +2 और SO2 ध्यान देना, और साथ में क्या मिल गया अपने को, Mn+2 आयंस मिल गए, राइट। तो बस सभी के बारे में कमेंट करना है। अब अगर मैं जैसे इंडिविजुअल उठाता हूँ पहले, ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली CU2S का जो काम की चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, तो कॉपर है और एक SO2 है, राइट। मतलब ये +1 से किधर गया, +2 में, ये -2 से, तो मैं पहले इसका एन फैक्टर इंडिविजुअली ढूंढता हूँ। तो इसका अगर मैं एन फैक्टर इंडिविजुअली ढूंढूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये +1 में, ये +2 में, तो इसके कारण जो एन फैक्टर आएगा वो आएगा N1 विच इज इक्वल टू चेंज इनटू कितने कॉपर हैं एक मॉलिक्यूल में, 2, तो जिसका वैल्यू आ गया 2। सल्फर का वैल्यू जो है वो है -2, यहाँ पर जो है +4, इसकी वजह से जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 6 का चेंज आएगा, तो 6, राइट। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा चीज़ें ऑक्सीडाइज हो रही हैं तो अपन एन फैक्टर ओवरऑल करके क्या लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देयरफॉर जो एन फैक्टर है किसका, CU2S का, वो है N1 + N2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो 8 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो डिवाइड बाय 8 होएगा, विच इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अब ऐसे ही CUS की अगर मैं बातें करूँगा इंडिविजुअली, राइट, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे CUS, जो किस में गया होगा, कॉपर +2, कॉपर +2 का तो कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ SO2 में ही, क्योंकि ये तो +2 में ही है तो इसका कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ, सल्फर -2 से +4 गया, तो इसकी वजह से जो हमारा एन फैक्टर आएगा, राइट, वो कितना आएगा, 6। तो मैं यहाँ पर एन फैक्टर लिख देता हूँ ऑफ CUS कम्स आउट टू बी 6। तो इक्विवेलेंट वेट को 6 से डिवाइड करना है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, ट्रू, राइट, ठीक है।
फिर इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 ना ना इसका तो भाई एन फैक्टर अपन सीधे ही लिख सकते हैं। इसका तो एन फैक्टर कितना आएगा 10 आएगा क्योंकि दो मैंगनीज हैं तो ये ध्यान देना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। अब दे हैव द सेम इक्विवेलेंट्स नहीं इक्विवेलेंट सेम ही नहीं है ना यार क्योंकि इसका भी एक मोल है इसका भी एक मोल है। जब एन फैक्टर डिफरेंट है तो इक्विवेलेंट्स कैसे। तो चलो ये भी लिख लेते हैं आलस क्यों करना है। इक्विवेलेंट्स ऑफ CU2S इक्विमोलर मिक्सचर है तो 1 मोल है तो इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 8 मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया। तो इसके कितने आ गए 8 विच इज ठीक है। सिमिलरली इक्विवेलेंट्स ऑफ CUS कितना आ गया एन फैक्टर इनटू मोल्स विच इज 6। तो इक्विवेलेंट्स क्या आ गया अपने पास डिफरेंट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी अपने पास फॉल्स। तो देयरफॉर आंसर आ गया A एंड B। आंसर इज A एंड B। 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है तो ध्यान रखना है। पहले वाले में इक्विवेलेंट वेट जो होएगा मतलब H2PO3 माइनस ठीक है जिसका एन फैक्टर कितना होएगा 1 क्योंकि H3PO3 में दो ही होता है तो एन फैक्टर 1 आ गया। तो इसलिए जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो 81 आएगा तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। Equivalent weight of H2PO4 minus मतलब 1 may be equal to molar mass or less than molar mass depending upon the reaction। बिल्कुल सही है। रिएक्शन में कितने H प्लस वगैरह रिलीज कर रही है ये उसी पर डिपेंड करेगा। KMnO4 has maximum equivalent weight in acidic medium। No, this statement is incorrect। राइट मैक्सिमम नहीं होएगा ये बेसिकली मिनिमम होएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम तो n फैक्टर होएगा विच इज इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर मैक्सिमम n फैक्टर है तो मिनिमम इक्विवेलेंट वेट आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इन MgH2 ओके। MgH2 में अगर आप देखोगे तो Mg+2 में है तो H किस में आएगा -1 में। यहाँ पर जो H आएगा वो +1 में आएगा तो ग्रेटर तो नहीं होनी चाहिए इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आ गई इनकरेक्ट राइट। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो इनकरेक्ट ढूंढना था तो A, C एंड D आ गया। आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस अपन ने किए हैं 20 क्वेश्चंस ठीक है बीच में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे तो आपको सारे समझ आ गए होंगे। ओके गाइस थैंक यू।